उसको जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप देखो मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर में कैसा, भाई ये बताओ मॉलिक्यूलर में कैसा अट्रैक्शन हो सकता है, बताइए। पोलर, नॉन पोलर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मॉलिक्यूलर तीन टाइप से हो जाएंगे, जो नॉन पोलर होंगे, एक जो पोलर होंगे, और तीसरा होगा एच बॉन्डिंग वाले, हाइड्रोजन। ठीक है। अब नॉन पोलर में अगर नॉन पोलर है तो यहाँ पे तो लंडन फोर्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। वैंडर वॉल। क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल जिसको बोलते हो आप, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर थे, हाँ। है ना। अब पोलर के बीच में कैसा लगेगा, वंडरवाल, डाइपोल। हाँ। वंडरवाल में आ जाएगा ये। हाँ डाइपोल लगा लो, वंडरवाल में आ जाएगा। डाइपोल अट्रैक्शन लिख दो। एच बॉन्डिंग में तो एच बॉन्ड बनना ही है, ठीक है। आयनिक में कैसा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेटालिक में कैसा लगेगा, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक भी क्या होता है, मेटल का जो आयन है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन जो लगेगा, मेटल आयन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो वहां पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है। कोवेलेंट नेचर में कैसा लगेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट। बस और कुछ नहीं देखना है, और कुछ नहीं देखना बिल्कुल भी। डायरेक्ट इसमें सबसे पहले इसके एग्जांपल लिख दो तुरंत। बताओ भाई, नॉन पोलर में आर्गन जो है सॉलिड होता है, क्रिप्टन जो है सॉलिड होता है, नॉन पोलर है, कोई बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। पोलर में वंडरवाल है, HCl देखा, HCl में क्या है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है ना। H बॉन्ड में केवल एक एग्जांपल है, आइस। वैसे हो तो और भी सकते हैं H बॉन्डिंग वाले, जो सॉलिड होंगे, जो क्रिस्टल होंगे। जैसे आपका हो जाएगा बेंजीन के जो नाइट्रो कंपाउंड है ना, जैसे 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, वो सब इसमें आ सकते हैं, जो वो क्रिस्टलाइन होंगे। आयनिक का आपको पता ही है, NaCl, NaCl, KCl, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। मेटालिक में बताओ, जितने भी मेटल है सब आ जाएंगे क्या, आयरन, आयरन, सिल्वर भी आ जाएगा, एल्युमिनियम, सिल्वर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आयरन मेटल तो है, ठीक है। इसके बाद कोवेलेंट नेटवर्क, कोवेलेंट बॉन्ड वाले बताओ जरा। ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज SiO2, सिलिका कार्बाइड SiC, एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN, ये सब हो गए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट फिजिकल नेचर इसकी चेक कर ले क्या भाई, ये तो सॉफ्ट ही होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, ये वाले सारे बॉन्ड वीक है, तो ये सॉफ्ट होंगे, सॉलिड सारे, ठीक है। ये हार्ड होंगे बट हार्डर देन, सर H बॉन्डिंग वाले भी सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट ही माने जाएंगे, इतने हार्ड नहीं होंगे, कंपैरेटिव वो कर रहे हैं ना स्टडी, अच्छा ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में, ठीक है, हार्डर देन मॉलिक्यूलर। इसके बाद मेटालिक और ज्यादा हार्ड होंगे, और ये वेरी हार्ड होंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के यहां से आता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इनका कंस्टिट्यूएंट के बीच जो पार्टिकल फोर्स जो लग रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, और जो उनकी फिजिकल नेचर है उसी पे डिपेंड करेगा। जो ज्यादा हार्ड है देर में पिघलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इनके लो है, बल्कि वेरी लो लिखो आप इनको, कंपैरेटिवली तो इसको लो लिखो, इसको हाई लिखो, और इसको वेरी हाई लिखो। फिर आगे ग्रेफाइट तो सॉफ्ट में आएगा ना, नेटवर्क सॉलिड में। ग्रेफाइट को सॉफ्ट लिख सकते हो, लेकिन ग्रेफाइट भी ग्रेफाइट को सॉफ्ट लिख लो आप, ग्रेफाइट फिर ग्रेफिन भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लास्ट है इसका कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, ये तो इंसुलेटर में, ये तो एक मिनट, ये जो निकलेगा आपका
जो नॉन इंसुलेटर पोलर नहीं, इंसुलेटर निकलेंगे, इंसुलेटर ही आएंगे। ठीक है। ये वाले भी प्योर फॉर्म में इंसुलेटर ही होंगे अगर देखा जाए तो, प्योर फॉर्म अगर है तो, या वेरी पुअर कंडक्टर आयनिक। इसके बाद है आयनिक। आयनिक जो है सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर है, मोल्टन या एक्वस में करना। और मोल्टन है या एक्वस है तब वो कंडक्टर है। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो निकला है यहाँ से, ये है सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बचेगा मेटेलिक में, ये सभी फॉर्म में सर कंडक्टर, इसका रीजन तो यही होगा ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड यहाँ में। आयन फ्री नहीं है, आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड फॉर्म। तो मोमेंट ऑफ आयन चाहिएगा तभी तो आयन कंडक्टिविटी शो कर पाएंगे हम। अब मेटेलिक तो हर एक फॉर्म में कंडक्टर है, चाहे सॉलिड है, चाहे मोल्टन है, चाहे एक्वस है। इसके बाद कोवेलेंट जो होते हैं ये भी इंसुलेटर ही होते हैं, बस इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है। ये ठीक है। दूसरा ग्रेफाइट को मॉलिक्यूलर में क्यों नहीं रखा? ग्रेफाइट को मॉलिक्यूलर में, क्योंकि सॉफ्ट भी तो है सर। बात तो आपकी ठीक है। मॉलिक्यूलर में एक तो सबसे पहली बात उसको रखते हैं जिसमें एक से ज्यादा अलग तरीके, एक से ज्यादा टाइप के एटम हो। फिर चलो इसमें जैसे हम O2 को भी मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ग्रेफाइट को भी मॉलिक्यूल ही बोलना चाहिए। तो ग्रेफाइट में ना नेटवर्क होता है पूरा एक, जब कोई मॉलिक्यूल एक ही एटम से बना हुआ हो और उसका बहुत अपना खुद का एक नेटवर्क हो तो वो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। तो कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है जिनमें की जो ये ग्रेफाइट है ये कंडक्टर है। वो आपको बताइए किसकी वजह से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद कैसे करना है कि आप चार नाम आपको बताया सॉलिड्स के, करना कुछ नहीं है, केवल उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको याद कीजिए, उसी से ही आप एग्जांपल निकालिए, उसी से ही आप उसकी प्रॉपर्टी निकालिए, कुछ भी नहीं है, रटना नहीं है किसी भी इस टेबल में से। और ये बात पक्की है, इस टेबल में से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं बता दूं आपको। एक क्वेश्चन है इसमें इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6, आप चेक कर लो, पेज नंबर है 6, इंटेक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट है क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। देखो इसने भी यही कहा है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो जो ऑपरेट हो रहा है उनके बीच में, उसी के बेस पे आपको इसको क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट किस नेचर का होता है, बोलिए। सर आयनिक। आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। टिन, टिन का फॉर्मूला क्या है? टिन तो मेटल है, हाँ मेटल है। तो मेटेलिक में जाएगा सर ये तो फिर मेटेलिक नहीं जाएगा। हाँ। बेंजीन, कोवेलेंट। बेंजीन नॉन पोलर में जाएगा, कोवेलेंट में कैसे चला जाएगा, कोवेलेंट बहुत सारी बेंजीन फिर एक साथ होनी चाहिए। बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन को एज ए सॉल्वेंट भी तो यूज करते हैं ना। आपने तो किसी बच्चे ने सेकंड चैप्टर अगर पढ़ा हो सॉल्यूशन वाला, तो वहां पे बेंजीन बहुत जगह सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिया। अब बताओ यूरिया कैसा है, कोवेलेंट। यूरिया बेटा कोवेलेंट मतलब नेटवर्क सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट में आयनिक। ये मॉलिक्यूलर में आएगा, अब मॉलिक्यूलर के पोलर मॉलिक्यूल में आ जाएगा ये। अमोनिया बताइए, अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है, पोलर होता है। वाटर, अब यहां इसने गलती करी, अच्छा गलती भी कुछ नहीं करी, इसने कह दिया क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड, और सॉलिड का नाम दिया वाटर। वाटर मतलब वाटर का सॉलिड फॉर्म में है, तो
तो ये H बॉन्डिंग वाले में जाएगा, मॉलिक्यूलर में जाएगा। जिंक सल्फेट, आयनिक ही होगा आयनिक, ग्रेफाइट, सर। कोवेलेंट कोवेलेंट नेटवर्क, नेटवर्क, रुबिडियम मेटल है, मेटल मेटल, मेटेलिक, आर्गन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, कोवेलेंट कोवेलेंट नेटवर्क हो गया। तो इस तरीके से इसको सोचना है बस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर एक बार ये कोवेलेंट वाला क्लियर कर दीजिए कोवेलेंट में क्या दिक्कत है बताओ? सर। नेटवर्क कोवेलेंट में क्या दिक्कत है बताओ? सर नेटवर्क नहीं समझ पा रहा जो आप कह रहे हो ना, नेटवर्क नेटवर्क बहुत सारे हो गए सर। तो फिर आप अगर इसको देखना चाह रहे हैं तो आप इसमें एक वर्ड जोड़ लें, प्योर, अब समझ आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ज्यादा सर बता दें, देख लो। डायमंड में प्योर कौन सा, कैसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है? बिल्कुल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा नहीं होगा? दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर ऐसे ग्रेफाइट में होगा कि नहीं होगा? जी सर। ऐसा ही सिलिका कार्बाइड का, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। ठीक है, और ये नेटवर्क फॉर्म बनाता है SiO2, इसलिए इसको यहां रख दिया। ठीक है सर। समझे? इस तो वर्ड HCl किस में आएगा? HCl बेटा पोलर आ गया, HCl तो पोलर हो गया, उसके बीच में जो बॉन्ड बना है वो क्लोरीन की साइड, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं इधर, तो इधर पार्शियली नेगेटिव इधर पार्शियली पॉजिटिव है, तो इधर ऑलरेडी पोलर हो चुका है, पोलर तो जाएगा मॉलिक्यूल में। ठीक है, जिस बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है वो नेटवर्क में आ जाएगा आपका। समझे ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए। और सर एक ये था NH4 थ्राइस PO4, NH4 थ्राइस PO4। अमोनियम फॉस्फेट, ये तो आयनिक होना चाहिए। हाँ सर, रीजन क्या होगा इसका? कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो, क्योंकि नहीं कॉम्प्लेक्स कहाँ जा रहा है? अमोनियम फॉस्फेट तो वो आयनिक है बिल्कुल पक्का। सर प्लस माइनस पोलैरिटी हो रही है हाँ, इसमें ये तो बात है। अमोनियम आयन है उसमें ऑलरेडी, कोई फॉस्फेट आयन है। हाँ सर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉलिड ए कोई सॉलिड है, इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड में भी मोल्टन में भी इंसुलेटर ही है होता। तो ऐसा तो हमारे पास लास्ट वाला ही था एक। कोवेलेंट और नेट कोवेलेंट ही होगा। और फिर इसमें ये भी कह दिया कि मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, बिल्कुल से कंडीशन बिल्कुल सेट है इसके लिए कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सर फ्री आयंस फ्री आयनिक आयंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट। सिंपल बस ये बता हाँ रहा, सर। क्योंकि जब तक आयन मूव नहीं करेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबिलिटी मेटेलिक होती है प्रॉपर्टी, मेटल्स की होती है। मेटल्स की होती है, बिल्कुल सही है बस। ठीक है, तो जब एक तो ये है कि आप ना सब बच्चे एनसीईआरटी अपने साथ रखा करो। हो सकता है हर मतलब मैं एनसीईआरटी का पेज बिल्कुल 1 बाय 1 उस पे जो भी उसके वो है टॉपिक वो क्लियर कराता हूँ। पेज नंबर 7 आप ओपन कर लो एनसीईआरटी का, जिसके पास। ठीक है, और सर जो अलॉय होंगे वो मेटेलिक आएंगे। अलॉयज बेटा मेटेलिक में ही आ जाएंगे, अलॉय मेटेलिक में ही आ जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड ही होता है। कौन जा रहा बस में बैठ के? ये आयान है, बस में ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है।
में जाएगा। आप तो मर्सिडीज में करते हो। अब आजा देखो आजा यहीं पे। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। आप पेज नंबर 7 अगर चाहे तो ओपन कर सकते हैं बुक का। आपको पता होगा कि सबसे सिंपल तो वही है, घर बनता हुआ किसी ने देखा होगा, दीवार में ईंट लगाई जाती है, ब्रिक्स, ठीक है ना। ये तो इसमें अगर कोई एक पार्ट को मेजर कर लूं, ये तो इसका एक यूनिट है, इसलिए इसको बोल देंगे यूनिट सेल, और ये टोटल क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल से मिलकर जो एक नई स्ट्रक्चर बनती है उसको नेटवर्क नहीं बोलते, उसको हम लैटिस बोलते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। ये तो एक एग्जांपल था। एक्चुअल में क्या होगा अगर आप क्यूबिक सेल से बनाएंगे, थोड़ा सा इसको इधर बना देता हूं। देख ब्लैक ब्लैक सा क्यों दिखता है, लाइट कम है सर, कैमरे में दिक्कत है। ब्लैक दिखाई दे रहा है तुम्हें? मतलब सर ऐसा लग रहा है जैसे दिन छिपता है ना जब तब पढ़ा रहे हो। हाँ धुंधला धुंधला सा आता है सर। हाँ सर। तो देखेंगे इसका भी कुछ, ठीक है भाई। सर जैसे बीच बीच में देखना जरा ध्यान से, यहाँ एक सेल मैंने बना दी, एक सेल में इसके साइड में यहाँ बना दूंगा, ध्यान से देखते जाओ बस, ठीक है। दो सेल बन गई, एक सेल में इनके पीछे की साइड बना दूंगा, ठीक है। फिर एक सेल में इसके पीछे की साइड बना दूंगा, ऐसे नेटवर्क बनता चला जाएगा। मेरे पास 4 सेल है, दिखाऊं, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से नेटवर्क बनता चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप केवल अपने पेज नंबर 7 में सबसे पहली इमेज देख लो। अगर मैं कोई एक सेल मार्क कर लूं, सपोज मैंने बार वाली सेल मार्क कर, तो ये तो मेरा है यूनिट सेल, और ये पूरा एक जो नेटवर्क बनाया मैंने, ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। लैटिस के अंदर बहुत सारे टाइप हैं, हम उसको जल्दी ही पढ़ेंगे, चिंता ना करें। अब इसमें एक नया पॉइंट आता है, व्हाट आर लैटिस पॉइंट, ठीक है। व्हाट आर लैटिस पॉइंट। अभी जो सेल है ना, इसके कॉर्नर और बाकी जगहों पर बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि तो कॉर्नर होगा सबसे पहले, फिर इसका सेंटर होगा, फिर इसका फेस होगा, फिर इसका एज होगा, फिर इसका एंड होगा। इन सब जगहों पर ऐसी ये 4-5 जगहें जो हैं, इन जगहों पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कोई सिंपल सेल है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक सेल आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके कॉर्नर है, और 8 के 8 कॉर्नर पर इसके पार्टिकल प्रेजेंट है। मींस these 8 points are called 8 लैटिस पॉइंट। ये सारे लैटिस पॉइंट हैं, यानी कि एक कुछ ऐसे पॉइंट जिनको मिलाने के बाद अपनी जो है सेल क्रिएट होती है, या एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, या जो एक लैटिस क्रिएट हो जाता है उसको क्या बोला जाएगा, लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो यहां से सिग्निफिकेंस हमें 3 चीजों का देखना था, यूनिट सेल होती क्या है, फिर आपका क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, फिर आपका लैटिस पॉइंट होता क्या है। ये तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिया फिलहाल, ठीक है। सर लेटेस्ट पॉइंट फिर से बताना। लैटिस पॉइंट बेटा होता है कि ऐसे पॉइंट इसका लैटिस के अंदर जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, या इसका उल्टा बोलेंगे कि ऐसे हम पॉइंट जिनको आपस में मिलाने के बाद कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस। सर जिनको मिलाने के बाद एक यूनिट सेल बनती है। हाँ, उसको लैटिस पॉइंट बोल देंगे। अब कई बार होगा कि एक बड़ा सा क्रिस्टल दे देगा और बता देगा कि आपको सपोज यही दे दिया, एक सेल दे दिया कि भाई एक क्यूबिक सेल है, एंड क्यूबिक सेल हैज 8 पार्टिकल ऑन इट्स ईच कॉर्नर। हर एक कॉर्नर के पास इसके एक पार्टिकल है, तो एक एक पार्टिकल है, तो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन अ सेल, कितनी टोटल कितने लैटिस पॉइंट है, तो आप कितने बताओगे, जहां जहां पार्टिकल प्रेजेंट है काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, सपोज मैंने कह दिया आपको कि एक बीसीसी शॉर्ट फॉर्म में बॉडी सेंटर्ड, वैसे मैं पढ़ाऊंगा भी,
इसको नेक्स्ट यही टॉपिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं एक सेल ऐसी बना दूं, बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट है ही, सेंटर पे भी है क्या? एक इसके सेंटर पे भी है। अब मैं इसके डायगोनल मैच कर लेता हूं पहले तो, इनर डायगोनल, और जहां क्रॉस आया यहां मैंने एक इसका एक इसमें डाल दिया, ठीक है, पार्टिकल। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने लैटिस पॉइंट है, बताइए। 9 हो जाएंगे। 9 हो 9 हो जाएंगे। 9 हो सर। जाएंगे। भाई कॉर्नर कितने हैं? 8। 8 सेंटर कितने हैं? 1। टोटल कितना हो? 1 9 9 है ना? चलिए, नाम क्या है ऊपर? बॉडी सेंट्रल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। अब सही है। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, किसी को लेना है। आगे मैं फिर पैरामीटर और फिर टाइप ऑफ सेल्स स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए, तो अभी कुछ है यूनिट सेल पैरामीटर, ये पता होने चाहिए, क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। अगर एक क्यूबिक सेल है, ठीक है, इसकी विड्थ मैंने मान लिया a है, ठीक है, इसकी हाइट क्योंकि क्यूबिक है वो a ही रहेगी, वैसे तो b है, मान लेते हैं इसकी हाइट b है, और एक इसका क्या रह गया? लेंथ। सर ये क्यूबॉइड नहीं हो सकता यूनिट सेल। सुन तो लो, कोई कोई एक सेल है, मैंने नहीं कहा क्यूबिक है, मैंने इसका मान लिया विड्थ a, हाइट b और लेंथ c, ये आ गया इसका, ठीक है। 3 पैरामीटर हो गए यहाँ पर। दूसरा, अगर मैं कहूं इसको मैंने पॉइंट बना दिया a b c और यहाँ पे सेंटर o है, ध्यान से सुनना, सेंटर o, मैंने कहा एंगल AOB, इसको मैंने कहा अल्फा, मैंने कहा एंगल AOC, इसको मैंने कह दिया बीटा, और मैंने कहा एंगल COB, ये क्या हो गया? गामा, ठीक है। तो ये रहा अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये हमारे 6 ऐसे पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर, ठीक है, 6 हमारे ऐसे पैरामीटर्स हैं। अगर इनमें से आपने किसी भी एक को चेंज कर दिया, तो आप बताइए क्या आपको नहीं लगता कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी? यूनिट सेल की शेप पे डिफरेंस पड़ेगा थोड़ा, है ना भाई? आपने अगर किसी एक को भी चेंज कर दिया तो आपकी यूनिट सेल जो है, इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यानी कि शेप, या आगे चल के जब शेप बदलेगी तो कई सारे टाइप बनेंगे, डिपेंड्स ऑन द 6 पैरामीटर्स एंड दे आर 3, आप उसको एच बोल लो, 3 लेंथ होती है, कौन कौन सी? विड्थ होगी ABC, और 3 एंगल अल्फा बीटा गामा, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं ब्रेविस लैटिस सिस्टम, ठीक है, 7 है टोटल। अभी देखना जरा क्या है। अगर मैंने कहा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंड इक्वल्स टू गामा 90, तो यानी कि a b और c, a और b तो मैंने बना दिया, फिर से a और b बना दिया, और c, ये तीनों मैंने इक्वल कर दिए, तो ये क्या बनेगा? क्यूबिक,
और क्योंकि सारे एंगल क्यूबिक 90 है। 90 हैं, तो क्यूबिक सेल बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है ना? अगर मैंने कहा ये फर्स्ट था, अगर मैंने कहा कि चलो मैंने दो लेंथ तो सेम रखी, सी को जो मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, लेकिन मैंने एंगल ऐसे ही रखे, एंगल मैंने चेंज नहीं किए, तो मैंने क्या बना दिया ये टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। ठीक है, अब ये लेटेस्ट सिस्टम चल गया आपका, 7 टाइप के हैं ये। कहां से निकले? पैरामीटर से निकले, कि जैसे ही आपने पैरामीटर चेंज करने स्टार्ट किए वैसे वैसे इनकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, कल इससे सेकंड वाले से आगे मैं डिस्कस करूंगा और भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, बल्कि शुरू से ही कर लेंगे फर्स्ट वाले से। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, मोनोक्लिनिक, इस पर टिक कर लो बस, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। इनकी तीनों की क्या प्रॉपर्टी, ए बी, इनके पैरामीटर की प्रॉपर्टी ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बिटवीन रिलेशन, या इनकी वैल्यूज, या इनका क्या है, एबीसी इक्वल है, क्या है अल्फा बीटा गामा 90 है, क्या है क्या नहीं है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है यहाँ, और कोई चीज यहाँ से नहीं पूछी गई है। सबसे लास्ट में इस टेबल में सबसे लास्ट के कॉलम में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, वो एग्जांपल आपको रटने नहीं है, वो एग्जांपल केवल आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इस एग्जांपल से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि हमें क्या पता भाई कि NaCl क्यूबिक ही बना रहा है अभी, क्योंकि हमें तो कुल मिला के ज्यादा 5 या 6 जो है आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे हम बढ़िया से, उनका तो हमें पता होगा। और जनरली मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि अपने पास जितनी भी स्टडी है क्यूबिक यूनिट सेल को लेकर के है, अभी धीरे धीरे हम सब कैटेगराइजेशन करने के बाद लास्ट में क्यूबिक से आगे बढ़ेंगे, उसी की सारी स्टडी करेंगे, डेंसिटी उसकी करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे, और क्यूबिक में जितने भी सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं NaCl, ZnS, जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं, CsCl2 जिसको CsCl2 होता है सीजियम डाइक्लोराइड, और NaCl तो है ही अपना एक, और एक और है CaF2 फ्लोरोस्पार जिसको बोलते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड जो होगा वो। तो ये हमें करना है। ठीक है, तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही है। अभी इस पैरामीटर के बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ सेल, क्यूबिक हमने पढ़ लिया, टेट्रागोनल हमने पढ़ लिया, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। और ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन क्या आएगा ये भी हाँ जी पूछो। सर ये याद करने पड़ेंगे क्यूबिक क्या है इस कंडीशन पे टेट्रागोनल है। बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, और याद क्यों नहीं हुआ होता है, जब आपको पता है क्यूबिक में सब तीनों उसकी लेंथ इक्वल होती है और सारे एंगल सर ये दोनों तो आते हैं, बाकी के ये तीन याद करने पड़ेंगे ना, अभी तक ये याद थे, काम चल रहा था, ये वाले याद करने पड़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी हेक्सागोनल सेल और एक मोनोक्लिनिक सेल, इस तरीके से दे देगा। अब हेक्सागोनल का जो प्रॉपर्टी होता है वो A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C, A अल्फा इक्वल्स टू बीटा 90 होता है और गामा एक उसमें होता है 120। ये इसकी प्रॉपर्टी लिख देना, दूसरी साइड मोनोक्लिनिक की प्रॉपर्टी लिख देना। मोनोक्लिनिक में एक चीज इक्वल होती है, बस बाकी चीजें इक्वल होती है, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही है, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कल धीरे धीरे। अभी आप जब भी पढ़ेंगे तो मैं आप आज फिर से बता रहा हूँ, अपनी बुक अपने सामने जरूर रखेंगे, अपनी बुक अपने साथ रखेंगे, ठीक है। तब तक अगर चाहे तो कुछ क्वेश्चन पेज नंबर 12 पर दिए गए वो पढ़ सकते हो। देवांश है क्या है? आज इंग्लिश की क्लास है। ये आपस में बात नहीं करनी है। इंग्लिश की क्लास पर